हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, हम क्लास 10th 2024 सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल पेपर है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है, तो आप लोग पूरा देख लीजिए। ये आपका सेट ही आएगा, ऐसा ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आप अनुक्रमांक फिर नाम डालना है आपको। और आप सभी जानते हो जो प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलते हैं आपको, क्या मिलते हैं आपको, प्रारंभ के 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको मिलते हैं। सभी प्रश्न क्या है आपके लिए अनिवार्य हैं। तो आप सभी जानते हो प्रश्न पत्र में आपके दो खंड है, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ में आपको 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको योमार सीट पर उत्तरक पत्रक पर देना है। ठीक है। और आपको क्या है, बाइटन वगैरह जो भी है आपको काट पीट नहीं करनी है। अगर आप काट पीट करोगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग सभी तैयार कर लीजिए। ठीक है। जो प्रश्न ना आता हो तो उस पर आप समय व्यर्थ नहीं करेंगे। खंड आ जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, इन सभी को हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न निकल के आया, बोला जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई। तो प्यारा दोस्तों बताइएगा कब हुई थी। सन 1848 में, सन 1815 में, सन 1870 में, सन 1834 में। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि सर ये मेरे पक्के तैयार थे, ये मैंने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपने अपने आंसर बता देना, जिससे आप तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो और आपको ही भरोसा हो जाएगा कि मैं बोर्ड एग्जाम में 95% अंक ला सकता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1834। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने सही आंसर किया होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। बोला गया है कि यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। ऑप्शन ए सन 1850 में, ऑप्शन बी सन 1848 में, ऑप्शन सी सन 1830 में, ऑप्शन डी सन 1821 में। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताना। आपके एग्जाम में 100% यही प्रश्न देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिएगा, एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सन 1821। क्या सन 1821। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न बोला गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आप सभी जानते हो जो करो मरो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने या महात्मा गांधी जी ने। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या आप सभी जानते हो, जो करो या मरो का नारा दिया था वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपका एक भी विकल्प बिल्कुल सही से आंसर किया होगा आप लोगों ने। ठीक है। विकल्प बहुत ही बढ़िया हैं, आपने आंसर कर दिया होगा। उम्मीद मैं करता हूँ ऐसे ही आप लोग काउंट करते रहना कि हमने कितने सही किए हैं, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए चौथा प्रश्न बोला गया, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौते का मतलब क्या ये है कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था। 5 मार्च 1931 को, 5 जून 1932 को, 5 अगस्त 1933 को, 5 अगस्त 1934 को। तो इन 4 विकल्पों में आपको सही आंसर बताना है। ठीक है। अगर आपने सही आंसर बताया है तो एक नंबर आपके खाते में जुड़ जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, 5वां विकल्प क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। बोला गया निम्नलिखित में कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। देशों के बीच तीव्र तालमेल, देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, सी आयात पर कर बढ़ना, या डी और देशों के बीच नौकरी शिक्षा आदि के लोगों का आना जाना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपका वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। देखो, देशों के तीव्र तालमेल बिल्कुल सही है, देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बिल्कुल ये वैश्वीकरण की विशेषता है, देशों के बीच नौकरी ये भी आपकी वैश्वीकरण व्यवस्था है। आपसे पूछा क्या है, नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण की व्यवस्था नहीं है, आयात पर कर बढ़ना। सभी प्रश्न नए हैं और एनसीईआरटी के प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएंगे और आप लोग अच्छे से और मार्कशीट पर उत्तर करना। ठीक है।
छठा, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय? तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को बताना है। 4 विकल्प आपको दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा को हम लोग दोबारा फिर बना सकते हैं। ठीक है, तो पुनः पूर्ति योग्य जो है आपका संसाधन है कौन सा? ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, सातवां बोला गया भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या विनोबा भावे? तो आप सभी जानते हो जब भूदान आंदोलन जो है आरंभ किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर सी है, डी नहीं सी का सॉरी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? विनोबा भावे। नेक्स्ट 8वां बोला बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति या ये सभी? तो आपको सही बात का आंसर बताना है। बोला गया बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये मुझे बताना ना पड़े तो आप सभी जानते हो क्या है प्रमुख उद्देश्य। तो इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है विद्युत का उत्पादन करना, बिजली बनाना, बाढ़ को नियंत्रित करना और जल की पूर्ति करना। तो इसमें जो विकल्प डी है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य ये सभी। नेक्स्ट 8 जो हम खा नहीं सकते हैं, कपास, ठीक है, गन्ना, चावल या गेहूँ? तो क्या है आपकी यह खाद्य फसल? तो आप सभी जानते हो वो है आपकी कपास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान, असम या बिहार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप लोग बताइए 10 में से आप लोगों ने कितने सही किए? अगर 8 से आपने 9 सही किए तो बिल्कुल आप लोगों की तैयारी 95+ से ऊपर चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11वां बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन भारत का प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या वायु परिवहन? तो कौन सा है? तो वो है आपका क्या, कौन सा है? सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 12वां बोला गया भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई 1980 में, 1990 में, 1992 में या 2004 में? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको 12वें का। तो वो हो जाएगा भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 13वां प्रश्न। 13वां बोला गया निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या ये सभी? तो आपको इसका सही आंसर बताना है 13वीं का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ऊंचे स्तर पर है, तो वो है आपका नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 14 बोला निम्नलिखित में कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीय क्षेत्र का नहीं है? कौन सा तृतीय क्षेत्र का नहीं है? तो ये सभी आपको बताने। देखो तृतीय क्षेत्र का पूछा है, कौन सा तृतीय क्षेत्र का नहीं है? वैसे तो आप सभी जानते हो कौन सा नहीं है कि नहीं? कौन सा नहीं है आपका? कृषि नहीं है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए 15वां बोला गया देशों के क्या बोला गया? 15वां बोला गया देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, शहरीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो देशों के तीव्र एकीकरण यानी कि देश जो है बहुत ही जल्दी एकीकरण हो रहे हैं, तो उनकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी वैश्वीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए 16वां भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1982, 1984,
1985, 1986 कब किया गया? सही आंसर बताना है। तो आप सभी जानते हो वो किया गया था आपका 1986। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट 76वां प्रश्न, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही आंसर बताना। 1950, 1953, 1960 या 1998? कब किया गया राष्ट्रीयकरण वायु परिवहन का? तो वो आपका किया गया था 1953। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 18वां, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कौन सा है गैर परंपरागत स्रोत? तो बताइएगा 18वें का सही आंसर क्या होने वाला है? क्या होगा आपका? ठीक है, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत मतलब जो कभी समाप्त नहीं होंगे। तो वो क्या है? कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी एक ना एक दिन। तो आपका गैर परंपरागत स्रोत हो जाएगा आपका सूर्य ऊर्जा। परंपरागत में ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है। 19, निम्नलिखित में कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफ़ी, जौ, रबड़। कौन सी एक आपकी रेशेदार फसल है? बताइएगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जूट। ऑप्शन नंबर ए, क्या? जूट। नेक्स्ट 20, बोला असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था? रोलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरी चोरा कांड। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ये इसका राइट आंसर बताना। तो वो था आपका रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो 20 विकल्प आपने आसानी से कर लिए हैं। तो बता देना कमेंट में कितने आपके सही हुए। अब करेंगे हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न। उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। चलिए, तो पहला प्रश्न बोला गया, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? इसको देख लेना आप लोग। अथवा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है, तो आप लोग आसानी से कर लोगे। इनको तैयार आप लोग कर लेना। ठीक है, चलिए इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 87 089 और 78 089 पर भेज देना। आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बोला गया, कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं? इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करने का फैसला क्यों किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है? इसमें से दोनों में से आपको एक बताना है। ठीक है, तैयार कर लेना, आपका एक एग्जाम में जरूर आ जाएगा। चलिए तीसरा, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में अंतर बताना है। अथवा भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। आपको व्याख्या करनी है। इम्पोर्टेंट है ये, तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना जानबूझ के भी। ठीक है, चलिए चौथा, बोला ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण देने हैं आपको। ठीक है, अथवा नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? इन दोनों में से आप एक कर सकते हो। प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, वर्णनात्मक आपको उत्तर लगभग 150 शब्दों में देने हैं। ठीक है ना, चलिए पाँचवा, बोला गया संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? अथवा एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए छठा, भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके वायरल हैं। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और आने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूँ आपका यही सेट जो है पेपर में छप जाए। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का आपको वर्णन करना, अथवा सड़क परिवहन के कोई 4 गुण आपको लिखने हैं। ठीक है, इनमें से आपको सही आंसर बता देना है। चलिए, जो आपको आता हो। भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। अथवा जर्मनी के एकीकरण प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये वाला प्रश्न जर्मनी के एकीकरण वाला आपका एग्जाम में हर साल आता है, तो आप लोग इसको मत छोड़ना। अब मानचित्र संबंधी प्रश्न है। ठीक है, आपको जैसा बोला जाता है भारत के मानचित्र में वैसा आपको करना होता है। ठीक है, चलिए दर्शाना है आपको क्या? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, कहाँ पर तोड़ा? तो आपको मानचित्र में दिखाना है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, गुजरात पोरबंदर में। महात्मा गांधी का शहीद स्थल,
ठीक है। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ ये बताना है। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसके बाद आपको जो है चिन्ह से ही दर्शाना है। पश्चिम बंगाल का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको इस चिन्ह से आपको मानचित्र में दिखाना पड़ेगा। 10 अंक के आएंगे आपके। नर्मदा नदी बांध को इस चिन्ह से दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। और महानदी को आपको हैशटैग से दर्शाना पड़ेगा मानचित्र में। और झारखंड के कोयला क्षेत्र को आपको इस चिन्ह से दर्शाना पड़ेगा एग्जाम में। और नागार्जुन सागर बांध को इस चिन्ह से दर्शाना पड़ेगा आपको मानचित्र में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल